हाय गाइज, कैसे हैं आप सब। दिस इज अनुज और आप देख रहे हैं लेमन लो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि एफआईआर और एनसीआर में क्या डिफरेंस होता है, कि जो एफआईआर क्या चीज़ होती है और एनसीआर क्या चीज़ होती है। जनरली लोगों को इस दोनों टर्म के बीच में डिफरेंसेस पता नहीं होता। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, बेसिक जनरली क्या होता है कि जैसे हमारा मोबाइल खो जाता है, पर्स खो जाता है, क्रेडिट कार्ड खो जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है, या चोरी हो जाता है, तो या फिर किन्हीं अन्य कारणों से जैसे आपस में झड़प हो गई, गाली गलौच हो गई, या पुलिस गाली गलौच जब हो जाती है किसी के बीच में, तो हम जाकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हैं। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, एफआईआर दर्ज करने की जगह पर वो एनसीआर काट देते हैं, मतलब एनसीआर दर्ज करते हैं, ना कि एफआईआर। तो एनसीआर के बारे में जनरली क्या होता है कि सुना तो सबने होता है, परंतु कानून की दृष्टि से इसके बारे में जानकारी का काफ़ी अभाव होता है कि एनसीआर होती क्या चीज़ है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। आज हम एनसीआर से जुड़े इन्हीं कुछ पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो अपराध, इसका पहले डिस्कस करने से पहले हम ये समझेंगे अपराध कितने टाइप के होते हैं। तो अपराध के बारे में डिस्कस करने से पहले जब हम अपराध के बारे में डिस्कस करते हैं तो अपराध जनरली दो तरीके के होते हैं। एक तो संज्ञेय अपराध होते हैं, एक असंज्ञेय अपराध होते हैं। संज्ञेय अपराध को इंग्लिश में कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं और असंज्ञेय अपराध को आपकी जो इंग्लिश होते हैं उसमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है या संज्ञेय अपराध होता है वो क्या होता है। आमतौर पर जो संगीन अपराध होते हैं, मतलब ऐसा कहते हैं जो ज़्यादा, जिनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, जो संगीन तरीके के अपराध होते हैं, उन्हें सीआरपीसी के तहत संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। पुलिस इन अपराधों का स्वतः संज्ञान ले सकती है, मतलब वो खुद अपने आप से उसको अरेस्ट कर सकती है उस अक्यूज्ड को बिना किसी विदाउट वारंट के, और उनका स्वतः संज्ञान ले सकती है। और इन अपराधों की जांच के लिए पुलिस को कोर्ट से अनुमति की ज़रूरत नहीं होती है, या ऐसे कहें कि मजिस्ट्रेट से अनुमति की ज़रूरत नहीं होती। और इन मामलों में पुलिस द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तारी भी की जा सकती है, बिना जो वारंट जो मजिस्ट्रेट इशू करता है उसके बिना परमिशन के वो डायरेक्ट अक्यूज्ड को गिरफ्तार भी कर सकते हैं। इन मामलों में पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की जाती है, ना कि एनसीआर। तो ये संगीन तरीके के अपराध होते हैं। मैं थोड़ा और इसके बारे में और डीपली थोड़ा बताता हूँ मैं आपको कि कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट ए पर्सन अक्यूज्ड ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस विदाउट वारंट। ये आपका सेक्शन 2C में दिया गया है सीआरपीसी में। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है कि नॉन कॉग्निजेबल पुलिस ऑफिसर हैज नो पावर, पुलिस ऑफिसर के पास कोई पावर नहीं होती टू अरेस्ट ए पर्सन विद फॉर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस विदाउट ए वारंट। उसमें बिना वारंट के पुलिस ऑफिसर के पास कोई पावर नहीं होती। और ये आपका जो सेक्शन 2L है वहाँ पे आपको डिफाइन किया गया है। अच्छा, कॉग्निजेबल ऑफेंस में और क्या होता है, पुलिस ऑफिसर कैन इन्वेस्टिगेट ए कॉग्निजेबल केस विदाउट द परमिशन ऑफ ए मजिस्ट्रेट। ये आपका सेक्शन 156(1) में बताया गया है। ऐसे ही नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होता है कि पुलिस ऑफिसर रिक्वायर्स परमिशन ऑफ ए मजिस्ट्रेट टू इन्वेस्टिगेट ए कॉग्निजेबल केस, मतलब उसको इन्वेस्टिगेशन करना होगा तो मजिस्ट्रेट की परमिशन उसमें जरूरी होती है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। कॉग्निजेबल ऑफेंस में जनरली क्या होता है, एफआईआर दर्ज की जाती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में एनसीआर दर्ज की जाती है। एफआईआर सेक्शन 50 आपका 154 है, वहाँ उस सेक्शन के अंतर्गत दर्ज होती है। और जो आपकी एनसीआर होती है जिसको नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट कहते हैं, वो आपकी सेक्शन 155 के अंतर्गत दर्ज की जाती है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं जो जनरली मोर सीरियस टाइप के होते हैं, जैसे कि मतलब जिसमें जनरली अगर मोटा मोटा देखा जाए तो ऐसा समझो कि 3 साल से ज़्यादा के जो ऑफेंस होते हैं जिसमें पनिशमेंट होता है वो आपके कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में आते हैं जनरली। ऐसे ही आपके नॉन कॉग्निजेबल जिसका मतलब लेस देन 3 ईयर होता है तो वो आपके नॉन कॉग्निजेबल होते हैं। ये जनरली लेस सीरियस नेचर के होते हैं, तो इसमें एनसीआर काट दी जाती है। जैसे आपका पर्स खो गया, एटीएम कार्ड खो गया, या गाड़ी गलौच आपको निकाल दी गई, अब्यूज कर दिया गया, तो ये जो तरीके के जो अपराध होते हैं नॉन कॉग्निजेबल आपके ऑफेंस होते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्यों करानी चाहिए एनसीआर। भाई एफआईआर का तो हो गया, कॉग्निजेबल केस वो तो सीरियस नेचर का होता है तो उसकी तो बात होगी। अब हम एनसीआर की बात करने चाहिए कि एनसीआर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हमें एनसीआर की ज़रूरत होती है और क्यों हमें एनसीआर करानी चाहिए। कुछ लोग जनरली ये मानते हैं कि एनसीआर कराने का कोई फ़ायदा नहीं है,
कि एनसीआर कराने का कोई बेनिफिट तो है नहीं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको मजिस्ट्रेट की परमिशन देगा तभी वो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। बिना जो मजिस्ट्रेट या कोर्ट की परमिशन के बिना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं होती है। जबकि ये पूरी तरीके से गलत धारणा है, क्योंकि जब मोबाइल, पर्स, आपका क्रेडिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि के गुम हो जाने पर अगर उनका गलत इस्तेमाल होता है तो एनसीआर की कॉपी के आधार पर अपना बचाव किया जा सकता है। एक तो पहला बेनिफिट तो ये हो गया कि उसकी जो कॉपी होती है एनसीआर की, उसके आधार पे आप अपना खुद का डिफेंस कर सकते हो कि मेरा पर्स खो गया तो मैंने थाने में शिकायत दर्ज की है और ये एनसीआर की मेरे पास कॉपी रही। इसके साथ ही गुम हुए कुछ दस्तावेजों को कुछ जो दस्तावेज होते हैं उनको अगर दोबारा बनवाने के लिए आपको एनसीआर जमा करनी पड़ती है। तो ये आपका एक मेन बेनिफिट तो हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंस इसका क्या है एनसीआर का, कई बार ऐसा होता है ना कि छानबीन के दौरान पुलिस द्वारा गुम या चोरी हुए सामान की रिकवरी कर ली जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपके पास एनसीआर की कॉपी के आधार पर वो जो सामान है आपका, जो जिसकी आपने एनसीआर दर्ज करवाई जाती है, तो वो शिकायतकर्ता को मिल जाता है। जैसे आपका एटीएम कार्ड खो गया और अगर पुलिस मान लो छानबीन कर रही है और आपका एटीएम कार्ड वहाँ से मिल जाता है, तो आपको एटीएम कार्ड उस एनसीआर के आधार पर आपको लौटा दिया जाएगा। तो ये एनसीआर का इंपॉर्टेंस है। अच्छा, अब दूसरा एक मोटा क्वेश्चन ये आता है लोगों को जनरली दिमाग में कि क्या एनसीआर से कोई कार्रवाई मतलब की जा सकती है या नहीं की जा सकती। तो इसका भी हम देखते हैं। जनरली ये होता है ना कि काफ़ी लोगों को ये भ्रम है कि एनसीआर मात्र रिकॉर्ड के लिए होती है, इसलिए लोग बस एनसीआर दर्ज करा करके छोड़ देते हैं। यह भ्रम बिल्कुल गलत है। अगर पीड़ित व्यक्ति चाहे तो एनसीआर के आधार पर सीआरपीसी की धारा 155(2) के तहत संबंधित कोर्ट के समक्ष याचिका लगा सकता है और वो कोर्ट यानी कि मजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो जिसमें कोर्ट से पुलिस द्वारा मामले की तफ्तीश, इन्वेस्टिगेशन और आगे की कार्रवाई कराई जाने की अनुमति मांगी जा सकती है। उस आधार पर जहां आपको लगे कि आपके मामले में आगे की इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, तो आप उचित मजिस्ट्रेट के समक्ष यह एप्लीकेशन अवश्य लगाएं और कोर्ट से इन्वेस्टिगेशन की प्रार्थना करें, रिक्वेस्ट करें कि बोले कि सर इस मामले में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवाया जाए। एक तो इसकी ये हुआ। इसके बाद जो दूसरा इसमें मेन जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि किसी असंज्ञेय जो नॉन कॉग्निजेबल जो अपराध होता है, जो ऑफेंस होता है, कि होने पर कई बार पुलिस द्वारा एनसीआर काटने से भी मना कर दिया जाता है। जनरली अगर मान लो कोई ऑफेंस हो रहा है तो पुलिस क्या करती है कि ना तो एफआईआर दर्ज करती, ना ही एनसीआर दर्ज करती। तो उस केस में क्या होता है ना कि ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आप 155(2) के तहत उचित जो आपका जो रेस्पेक्टिव मजिस्ट्रेट है उसके समक्ष एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं कि आपकी एनसीआर पुलिस द्वारा दर्ज की जाए। आप मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन लगा के उनसे रिक्वेस्ट करवाएं कि सर हमारी इस मामले में कम से कम जो एनसीआर है वो दर्ज करवाई जाए। ऐसे मामलों में कोर्ट द्वारा पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी जाती है। कोर्ट है ना, वो पुलिस द्वारा जो क्या कार्रवाई की गई है उसकी रिपोर्ट मांगी जाती है और उचित लगने पर एनसीआर दर्ज करने के आदेश दे दिए जाते हैं। इस तरीके से ये आपका हो गया कि एनसीआर से कोई कार्रवाई की जा सकती है, नहीं की जा सकती, तो बिल्कुल की जा सकती है। पहले तो आप क्या होता है ना कि 155(2) के तहत संबंधित कोर्ट में के समक्ष आप याचिका लगा सकते हो और आप उस मामले में इन्वेस्टिगेशन या आगे की कार्रवाई के लिए कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हो या मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा इसमें ये होता है कि अगर मानो कि आपकी एनसीआर भी नहीं काटी जा रही तो आप 155(2) के तहत कोर्ट से रिक्वेस्ट करिए कि सर हमारी जो एनसीआर है इस मामले में दर्ज करवाई जाए। तो कोर्ट वहाँ अगर उसको नेसेसरी लगेगा तो वो आदेश दे देगा एनसीआर दर्ज करवाने के। तो इस तरीके से ये हो गया। अब नेक्स्ट जो इसमें आता है एनसीआर के मामले में वो ये आता है कि अगर मानो कि कोई एनसीआर से संतुष्ट नहीं है तो क्या करे आगे। मान लो एनसीआर दर्ज होगी, उससे संतुष्ट नहीं है, तो आगे क्या किया जा सकता है। तो आमतौर पर यह देखा जाता है कि जिन मामलों में एफआईआर बनती है उनमें भी कई बार पुलिस हल्की धारा लगाकर मात्र एनसीआर दर्ज कर दी जाती है। ऐसा पुलिस द्वारा अक्सर तब किया जाता है जब या तो सामने वाली पार्टी का दबाव होता है, मतलब जो दूसरी पार्टी होता है उसका पुलिस के ऊपर प्रेशर होता है कि आप इस मामले में एफआईआर दर्ज मत करिए, सिर्फ एनसीआर दर्ज कर दीजिए। तो पुलिस क्या करती है, छोटी मोटी धारा लगा करके और वो जो बड़ा मामला है उसको एनसीआर में कन्वर्ट कर देती है और वो छोटी धारा लगा देती है। तो पार्टी का दबाव हो या फिर पुलिस खुद मामले की जांच करना नहीं चाहती हो, तो ऐसी परिस्थितियों में संबंधित कोर्ट के समक्ष सीआरपीसी की जो धारा है आपकी 156(3) सीआरपीसी की धारा 156(3) की याचिका लगाई जा सकती है, जिसमें कोर्ट से प्रार्थना की जा सकती है कि पुलिस को उस मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए जाए।
तो आप कोर्ट में जाके 156(3) के तहत एप्लीकेशन दे सकते हो और उसमें कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर इस मामले में हमारी एफआईआर दर्ज करवाने की वो मतलब जो एफआईआर दर्ज हो ऐसा आप पुलिस ऑफिसर को आदेश दिया जाए, तो वहाँ से कोर्ट एफआईआर दर्ज करवा सकती है। तो इस तरीके से ये एफआईआर और एनसीआर में बेसिक डिफरेंस होता है, और इसलिए एनसीआर आपको अगर मान लो छोटे मोटे इशू हो तो आपको एनसीआर दर्ज करवा देनी चाहिए। जैसे मान लो आपका बैंक खो जाता है, एटीएम का जो एटीएम खो जाता है, या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब चीज़ें खो जाती हैं, तो उस चीज़ में काफ़ी काम आती है। जब आगे अगर कोई दिक्कत होती है तो आपको एनसीआर कटवा लेनी चाहिए। इसी के तहत मैं वीडियो को एंड करता हूँ, और आगे हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं ऐसे ही मतलब बेसिक जो लेमैन को जानने के लिए ज़रूरी है वो लीगल अवेयरनेस के तहत, लीगल अवेयरनेस की जो हमारी सीरीज चल रही है वो मैं कंटिन्यू रखूँगा। आप जुड़े रहिए, सपोर्ट करिए और देखते रहिए लेमैन लॉ।